कि कैसे इंडिया कंसोलिडेट हुआ एक नेशन के रूप में, कौन से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पाथवेज चुने गए और कौन से इश्यूज थे जिन पर इमीडिएट अटेंशन चाहिए था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। हाँ, ये तो है। ये आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया की फाउंडेशंस को समझने जैसा है। सोचिए जरा, उस टाइम लिए गए डिफरेंट डिसीजंस ने आज के इंडिया को कैसे शेप किया होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन सोर्सेस के जरिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को ट्रेस करते हैं। देखते हैं कि 1947 और उसके इमीडिएट बाद के इयर्स में इंडिया की स्टोरी कैसे शेप हुई। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 1947 की। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, पर एक भारी कीमत पर। एटमॉस्फेयर कैसा था उस वक्त? न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट के सामने सबसे प्रेसिंग इश्यूज क्या रहे होंगे? एक नया नेशन बनाना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, देश को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना था। काफी चैलेंजिंग स्टार्ट था, है ना? एब्सोल्युटली। सॉवरेनिटी का मतलब था कि पावर अब थियोरेटिकली लोगों के हाथ में थी। रिपब्लिक बनने का प्रोसेस शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के साथ, जिससे एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट आए। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का एम था आइडियल्स प्रोवाइड करना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में मेंशन है। लेकिन ये तो हुई आइडियल्स की बात। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि 1947 की ऑन द ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। हाँ, वो तो थी ही। आपके हिसाब से सबसे इमीडिएट, सबसे टैंजिबल चैलेंजेस क्या थे? मतलब आइडियल्स को एक पल के लिए भूल जाएं तो कौन सी आग तुरंत बुझानी थी? इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट मेजर इशू। गुड क्वेश्चन। और सोर्स के हिसाब से पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। याद करें, ब्रिटिश इंडिया एक तरह का पैचवर्क था। कुछ टेरिटरीज डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्टर करते थे। हाँ, जैसे पंजाब, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसीज और चीफ कमिश्नरेट्स। एग्जैक्टली। और फिर थी हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, साइज और इंपॉर्टेंस में बहुत अलग अलग। करेक्ट। इंडिपेंडेंस का मतलब प्राइमरीली था पावर ट्रांसफर होना ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज में। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का क्या? वो टेक्निकली ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा उस तरह से नहीं थे। हाँ, ये पॉइंट है। यहीं पर इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी चैलेंज थी। सोर्स सजेस्ट करता है कि जो बाद में स्टेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है कि ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि कितनी डाइवर्स पॉलिटिकल एंटिटीज को एक साथ लाना था। सही कहा। आपको क्यों लगता है कि ये इनिशियल डाइवर्सिटी समझना क्रूशल है, बजाय सिर्फ ये जानने के कि इंडिया इंटीग्रेट हो गया? मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है। ये कोई एक नेगोशिएशन नहीं थी, बल्कि हंड्रेड्स थी। तो मेन इशू था कि इन 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सोर्स बताता है कि कुछ स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान ज्वाइन करने का सोच रहे थे, और ट्रैवनकोर जैसे कुछ तो शुरू में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपना देख रहे थे। बाप रे। एक रियल डेंजर था फ्रैगमेंटेशन का, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पड़ा है बैल्कनाइजेशन का खतरा। सोर्स ये टर्म बैल्कनाइजेशन एक्सप्लिसिटली यूज करता है थ्रेट की ग्रेविटी बताने के लिए। सोचो, अगर इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में बट जाता तो क्या होता? हाँ बिल्कुल, वो एक नाइटमेयर सिनेरियो होता। डिफिकल्ट एक्सेशंस केस स्टडीज। और ये इंटीग्रेशन प्रोसेस स्मूथ नहीं था। कुछ स्टेट्स ने खासी मुश्किलें पैदा की। सोर्स मटेरियल 3 मेजर केस स्टडीज पर फोकस करता है: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। सोर्स के मुताबिक इन स्पेसिफिक केसेस को इतना कॉम्प्लेक्स क्या बनाता था? बिल्कुल, सोर्स डिटेल्स में बताता है कि हर केस यूनिक था। जैसे जूनागढ़ का मामला, मुस्लिम नवाब थे, हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से दूर था, पर नवाब पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छा। सोर्स वहां के लोगों द्वारा बनाए गए आरजी हुकूमत, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बाद में हुए प्लेबिसाइड का रोल मेंशन करता है। फिर हैदराबाद, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, इंडिया के बिल्कुल बीच में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, निजाम इंडिपेंडेंस चाहते थे। सोर्स वहां रजाकार्स की वायलेंट एक्टिविटीज और फिर इवेंचुअल पुलिस एक्शन, मतलब ऑपरेशन पोलो, को हाईलाइट करता है। पुलिस एक्शन, हाँ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल सोर्स से यह मिलती है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी था। अच्छा, इंटरनेशनल प्रेशर भी था। और फिर कश्मीर, हिंदू महाराजा, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशल लोकेशन, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर लगता हुआ। महाराजा ने शुरू में हेजिटेट किया, फिर पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस के इन्वेजन ने बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। राइट। सोर्स इसमें शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के की रोल को भी मेंशन करता है। इन सब केसेस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो लीगल डॉक्यूमेंट था जो यूज हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू
प्रिंसली स्टेट्स ने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसी की पावर्स इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी। बाकी मामलों में इनिशियल ऑटोनॉमी रिटेन की। सोर्स में सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन के स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन और टायरलेस नेगोशिएशंस का जिक्र बार बार आता है। हाँ, उनका रोल तो क्रिटिकल था। वीपी मेनन का डिटेल्ड अकाउंट सोर्स में काफी रिवीलिंग है और स्ट्राइकिंग बात यह है कि अप्रोच फ्लेक्सिबल थी। डिप्लोमेसी, पॉपुलर प्रेशर, इकोनॉमिक लीवर्स और जहां जरूरी हुआ वहां मिलिट्री एक्शन भी। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं था। सही कहा। आपको क्या लगता है, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच लॉन्ग रन में स्ट्रेंथ थी या वीकनेस? ये सोचने वाली बात है। प्रोबेबली स्ट्रेंथ ही थी उस वक्त की, कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए। अदर पोस्ट इंडिपेंडेंस थीम्स? इंटीग्रेशन के अलावा और कौन से मेजर थीम्स थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को शेप कर रहे थे? सोर्स मटेरियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को क्रूशल एरियाज बताता है। यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सोर्स ब्रीफली टच करता है 5 ईयर प्लान्स को प्लान डेवलपमेंट के लिए। महालनोबिस मॉडल जो हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर देता था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एफर्ट्स। लेकिन सोर्स ये भी क्लियरली स्टेट करता है कि ये टॉपिक्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में कवर होते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में शायद फोकस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के पॉलिटिकल चैलेंजेस पर रहता है। अच्छा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर। सिमिलरली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मॉन्यूमेंटल टास्क सबसे बड़ा है, जो नेचुरली पॉलिटी का कोर टॉपिक है। सोर्स का इशारा लगता है कि पीआईसी यहाँ एक कनेक्टिंग थ्रेड की तरह काम करता है। राइट। और एक क्रिटिकल थीम थी नेशनल सिक्योरिटी। पार्टीशन के तुरंत बाद से ही चैलेंजेस थे। वॉर्स हुई 1947-48 में कश्मीर इशू को लेकर, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। हाँ, ये सब मेजर इवेंट्स थे। सोर्स इंडिया की न्यूक्लियर स्टेट बनने की जर्नी को भी एक सिग्निफिकेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट बताता है टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में। लेकिन फिर वही बात, सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये एस्पेक्ट सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक सब्जेक्ट्स में डिटेल्ड एनालिसिस डिमांड करते हैं। तो ये एक ऐसी पिक्चर पेंट करता है जहां नेशन एक साथ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहा है, इकोनॉमी प्लान कर रहा है और टेरिटरी कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब एक साथ कितने फ्रंट्स पर काम चल रहा था। एग्जैक्टली, मल्टीटास्किंग ऑन अ नेशनल स्केल। तो फिर स्पेसिफिकली मेंस एग्जाम के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री या पीआईसी का सिलेबस क्या कवर करता है? सोर्स इस पर काफी स्पेसिफिक है। इट सजेस्ट्स कि पीआईसी सिलेबस में वो थीम्स हैं जो शायद बाकी जीएस सब्जेक्ट्स में उतने प्रोमिनेंट नहीं है या जिन पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जैक्टली। और सोर्स एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट उठाता है। पीआईसी से हर साल क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। पिछले 10 सालों का एनालिसिस सोर्स में दिया गया है, जिसमें करीब 6 क्वेश्चंस दिखे हैं, यानी एवरेज रफली ऑल्टरनेट ईयर्स में। अच्छा, हर साल नहीं? हाँ, और जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो अक्सर ब्रॉडर एनालिटिकल स्किल्स और नॉलेज मांगते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज से मिलती है। सोर्स एक्चुअली क्वेश्चन करता है कि पीआईसी को कंप्लीट आइसोलेशन में पढ़ना कितना इफेक्टिव है। पूछता है, क्या पीआईसी एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट है या एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज? सोर्स का इशारा किस तरफ लगता है? मुझे लगता है ब्रिज कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा। सोर्स कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करता है इसे इलस्ट्रेट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स सिंस मिड 19th सेंचुरी। हाँ, ये तो पॉलिटी से जुड़ा है। बिल्कुल। धर कमीशन, जेवीपी कमिटी और वो क्रूशल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लिंग्विस्टिक लाइंस पर। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जैसे जेएनके और लद्दाख का रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन। तो हिस्ट्री समझने से करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एनालाइज करने में मदद मिलती है। गॉट इट। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो-कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, प्रिवी पर्सेस का एबोलिशन को सोशियो-कल्चरल एंगल से एनालाइज करना है। डिफरेंट कल्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैसे इंटीग्रेट हुए, ह्यूमन चैलेंजेस क्या थे। सोर्स कहता है सिर्फ पॉलिटिकल डील से आगे देखो। इंटरेस्टिंग एंगल। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी। ये क्लियरली इकोनॉमी सेंट्रिक है, पर रूट पॉलिटिकल डिसीजन में है। कैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदलने से इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, लीगल इनिशिएटिव्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
इसमें सोर्स नेहरू की ट्राइबल पंचील पॉलिसी और रेलेवेंट एक्ट्स मेंशन करता है। ये सोशल इश्यूज और पॉलिटी का ओवरलैप है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क में ग्राउंडेड है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, हैव लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथेंड और वीकेंड इंडियन यूनिटी? ये क्लासिक डिबेट है। सोर्स प्रॉम्प्ट करता है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का एनालिसिस। क्या इसने डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज किया या रीजनलिज्म बढ़ाया? क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स नहीं। सही है, मतलब एनालिसिस पर जोर है। तो की टेक अवे सोर्स से ये लगता है पीआईसी का कोर कंटेंट शायद लिमिटेड हो। सोर्स करीब 60 पेजेस के फोकस नोट्स मेंशन करता है, लेकिन मेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वाइडर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज और स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। बेसिकली पीआईसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है क्यों बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के पीछे का, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में। ये डेट्स रटने से ज्यादा प्रोसेसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस समझने के बारे में है। मेक सेंस, इट्स अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। की सिलेबस एरियाज इन डिटेल। ओके, तो जल्दी से लिस्ट करते हैं वो कोर पीआईसी टॉपिक्स जो सोर्स मटेरियल हाईलाइट करता है फोकस एरियाज के तौर पर। पहला है इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। इसमें प्रिंसली स्टेट्स तो हैं ही, पर सोर्स स्पेसिफिकली फ्रेंच कॉलोनीज जैसे पौंडीचेरी और पोर्चुगीज कॉलोनीज गोवा, दमन एंड दीव का इंटीग्रेशन भी मेंशन करता है। इनकी स्टोरीज भी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये अक्सर मिस हो जाता है। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम सोर्सेस से वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैग करता है। 1975 में इंटीग्रेट हुआ, मतलब 2025 में 50 साल पूरे होंगे। करंट अफेयर्स पोटेंशियल बहुत हाई है। एब्सोल्युटली, एनिवर्सरीज मैटर। सोर्स ब्रीफली इसकी हिस्ट्री मेंशन करता है। ब्रिटिश प्रोटेक्टेड था, 1950 में इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ ट्रीटी हुई और फिर 1975 में रेफरेंडम के बाद फुल इंटीग्रेशन। इसकी जर्नी फैसिनेटिंग है। आपको क्यों लगता है सोर्स ऐसी एनिवर्सरीज को स्पेसिफिकली फ्लैग करता है? बिकॉज रेलेवेंस बढ़ जाता है एग्जाम के लिए। करंट इवेंट्स अक्सर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़े क्वेश्चंस ट्रिगर करते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। राइट। तीसरा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरलिज्म। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और बाद के चेंजेस, स्टेट बाउंड्रीज का एवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर। कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस इवॉल्व हुए इस प्रोसेस में, ये सीधा पॉलिटी से लिंक है। चौथा, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पिक लेंस। सो स्पेसिफिकली लैंड रिफॉर्म्स हाईलाइट करता है, जमींदारी एबोलिशन, लैंड सीलिंग एक्ट्स और विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट भी। सो जोर देता है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस देखने पर, सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी नहीं। इकोनॉमी से हेवी ओवरलैप है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पे फोकस। हाँ, जैसे सोर्स मेंशन करता है कि लैंड सीलिंग लॉस को सर्कमवेंट करने के कितने तरीके निकाले गए। समझ गए। पांचवा है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पिक लेंस, प्राइमरीली ट्राइबल्स का इंटीग्रेशन। सोर्स फिर से नेहरू की पांचशील पॉलिसी मेंशन करता है ट्राइब्स के लिए, मिनिमल इंटरवेंशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर। इसके चैलेंजेस और आउटकम्स को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना। सोशल इश्यूज से ओवरलैप। ओके। फिर फॉरेन पॉलिसी, स्पेसिफिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का रोल। इंटरनेशनल रिलेशन से ओवरलैप। सोर्स सजेस्ट करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फाउंडेशनल फेज पर फोकस करने को। फाउंडेशनल फेज, राइट। सातवां, वॉर्स, पाकिस्तान और चाइना के साथ उनका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर सिक्योरिटी डिफेंस से ओवरलैप। और आखिर में इमरजेंसी 1975, फिर से 2025 में 50 साल, तो क्रूशियल है। सोर्स मेंशन करता है इसके इम्पोजिशन, डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट, उस दौरान हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और पॉलिटिकल आफ्टरमैथ्स को स्टडी करना, पॉलिटी गवर्नेंस से ओवरलैप। गॉट इट। हाँ, और सोर्स ये स्ट्रेस करता है कि पहले 4 पॉइंट्स, इंटीग्रेशन, सिक्किम, रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स, भूदान फ्रॉम पीआईसी एंगल, कोर पीआईसी हैं जिन पर फोकस्ड स्टडी जरूरी है स्पेसिफिकली फॉर दिस पेपर। बाकी टॉपिक्स वैल्यूबल हैं, पर वो वैल्यू एडिशंस की तरह काम करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से ड्रॉ करते हुए। लिंक करो अपनी पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर वगैरह की नॉलेज से। टाइम सच में प्रेशियस है प्रेपरेशन के दौरान। बिल्कुल सही, फोकस इज की। आउटरो। तो ये था हमारा आज का गहरा मंथन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर जो सोर्स मटेरियल पर बेस्ड था। हमने देखा कैसे इंडिया ने इंटीग्रेशन के मॉन्यूमेंटल चैलेंज को नेविगेट किया, हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को साथ लाया और जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स केसेस को स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से हैंडल किया। हाँ, हमने ये भी समझा कि मेंस एग्जाम के लिए पीआईसी का स्कोप क्या है,
ये कैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज जैसे सब्जेक्ट से डीपली इंटरकनेक्टेड है और कैसे क्वेश्चंस अक्सर एनालिटिकल डेप्थ मांगते हैं, सिर्फ फैक्चुअल रिकॉल नहीं। बिल्कुल। की एरियाज जिन पर सोर्स ने फोकस करने को कहा, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पीआईसी पर्सपेक्टिव, सिक्किम इंटीग्रेशन 50th एनिवर्सरी और इमरजेंसी 50th एनिवर्सरी पर स्पेशल अटेंशन देना मेक सेंस। रिकैप टाइम। चलो कुछ की पॉइंट्स क्विकली रिवाइज करते हैं। रेडी? 1947 के ठीक बाद इंडिया के सामने आर्ग्यूबली सबसे बड़ा इमीडिएट चैलेंज क्या था? हिंट, डाइवर्स टेरिटरीज को एक साथ लाना। इंटीग्रेशन। करेक्ट। क्या आप वो 3 मेन प्रिंसली स्टेट्स रिकॉल कर सकते हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पेश किए? थिंक JHK। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। परफेक्ट। समय के साथ स्टेट्स को डिफरेंट क्राइटेरिया पर रीऑर्गेनाइज किया गया। 1956 के मेजर रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्रोमिनेंट बेसिस क्या था? लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक, भाषा। राइट। ट्राइबल इंटीग्रेशन के लिए नेहरू की पॉलिसी फ्रेमवर्क का नाम क्या था? 5 प्रिंसिपल्स। पंचशील, ट्राइबल पंचशील। एक्सीलेंट। कौन से स्टेट का इंटीग्रेशन 1975 में हुआ जिसकी 50th एनिवर्सरी 2025 में है? थिंक नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। सिक्किम। ब्रिलियंट। अब लिसनर्स के लिए एक टास्क। इमेजिन करो आपको किसी दोस्त को सिंपल टर्म्स में समझाना है कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडिया ने कौन से मेन इश्यूज टैकल किए। अपने वर्ड्स में कैसे समराइज करोगे? ट्राई करो। मेंटली रिकैप करना, सिंपली एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई करने का बेस्ट तरीका है। हाँ, ये अच्छी एक्सरसाइज है और एक फाइनल थॉट प्रोवोक करने के लिए छोड़ जाते हैं। सोर्स ने पॉइंट आउट किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहा है हाल तक भी। आगे देखते हुए क्या इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल मैप में फ्यूचर में और सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हाँ, तो आने वाले डेकेड्स में ऐसे चेंजेस के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस या बेसिस क्या हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, कल्चरल आइडेंटिटी या कुछ और? इस पर जरूर सोचना। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। We'll be back again with a new topic and fresh source insights. Thanks for joining this exploration. धन्यवाद।